खेले जाते थे हम लोगों के टाइम पे, उसको हमने मोबाइल पे कन्वर्ट कर दिया। मोबाइल पे हम लोग मैचेस खेल रहे हैं, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, सब मोबाइल पे आ गया है। हम लोग दूध दही वगैरह खाते थे, उसको हम लोगों ने डोनट्स में कन्वर्ट कर दिया है। 60 to 90% of the Indian population suffers with vitamin D deficiency. More of them are kids. रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस ले लो, या कुछ अलग तरह के वात रहते हैं, सोरियासिस ले लो, सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी करके है। इन सब में अगर कोई जानकार अच्छा होम्योपैथी या एलोपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो उसको अच्छी तरह से पूरा केस स्टडी करके रेगुलर फॉलोअप्स करके अगर ट्रीट करता है तो देन डेफिनेटली इट हैज़ एन एडवांटेज। शायद से अभी सलून वालों को उसका अवेयरनेस हो गया है और अभी उन्होंने वो एक हेड मसाज के बाद में टेक्निक शायद कम कर दिए या बंद कर दिया। आई एम नॉट फुल्ली अवेयर, बट क्योंकि जो तुम्हारा एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है वहाँ पे या सर्वाइकल वर्टिब्रा में कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है व्हेन यू क्लिक इट, एंड बीइंग अ डेलिकेट बोन, इफ इट गोज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ completely paralyzing you or even can cause death. तो डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद एक नया ट्रेंड आया कि बैठे बैठे कमर में दर्द हो रहा है या पीठ में दर्द हो रहा है, तो लोगों ने स्टैंडिंग डेस्क तैयार कर लिया जी। तो स्टैंडिंग डेस्क के भी अभी कुछ खबर आने लगी है कि रिपोर्ट्स आने लगी है कि वो भी शरीर को नुकसान करता है, तो किस तरह के नुकसान हो सकते हैं इससे? सी अभी ज़िंदगी भर अभी या ये जनरेशन या पीढ़ी भर हम लोगों ने जो देखा हुआ है कि हम लोगों ने सिटिंग ही काम किया है। उसको अचानक से कुछ चेंजेस बदलाव करोगे तो कुछ तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होगी, कुछ बुरी चीज़ें भी होगी। ऐसे नहीं होगा कि पूरा बदलाव एक एडवांटेज में ही रूपांतर होगा। वी आर मेंट टू स्टैंड, वॉक, मूव अराउंड। सिटिंग कंटिन्यूस करोगे आपके कमर में दर्द होगा, नेक में दर्द होगा। आप स्टैंडिंग कंटिन्यूस करोगे 2 घंटे के बाद में आपके पैर फटीक हो जाएंगे, पैर में दर्द आना चालू होगा। लंबे समय के लिए वही स्टैंडिंग का आप चालू रखोगे या वही जिद पकड़े रहोगे कि नहीं स्टैंडिंग ही करना है। खून के जो ब्लड वेसल्स है उसमें गुठलियाँ जमना चालू हो जाएगा, जिसको हम लोग डीवीटी वगैरह बोलते हैं। वेरिकोज वेंस के मसले चालू हो जाएंगे, फटीक पेन्स हो जाएंगे, फिर आपकी बॉडी स्टिफ होना चालू हो जाएगी क्योंकि आप कंटिन्यूसली स्टैंडिंग पोस्चर में। अल्टीमेटली आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स में इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, मतलब गोइंग फ्रॉम द नेक टू द बैक टू द हिप्स टू द नी टू द एंकल, सब अफेक्ट होने वाला है। बट दैट डजंट, यस, गर्दन तक सीमित था वो पूरे पे आएगा। नहीं, उसमें भी आप सिटिंग कर रहे हो तो ओबेसिटी वगैरह बढ़ेगा। इसमें ओबेसिटी का मसला थोड़ा सा कम रह सकता है। दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। बेस्ट थिंग इज़ कि गोल्डन पाथ रेजिम, जैसे दोनों का बेस्ट चीज़ ले लो, बैलेंस कर लो। थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर खड़े रहो, थोड़ी देर मूव अराउंड करो। डॉक्टर साहब, कई सारे नए नए तरीके आ गए हैं, जैसे पहले हम सुजोग जानते थे, रेकी जानते थे, अभी एक नया यूट्यूब पे क्रेज आ गया है कायरोप्रैक्टिक्स, जिसमें हड्डियों से आवाज निकाली जाती है और लोगों को लगता है कि अगर हड्डी से आवाज आई है तो जॉइंट से आवाज आई है तो शायद मेरा दर्द निकल गया या वहां पे जो अकड़न थी वो निकल गई। ये कितना साइंटिफिक तरीका है और कितना सेफ है? सी जॉइंट मोबिलाइजेशन, जॉइंट डिसलोकेशन, जॉइंट सबलक्सेशन को ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एक नॉलेज, एक एनाटॉमी का एमबीबीएस का नॉलेज, उसको अप्लाइड नॉलेज ऑर्थोपेडिक में 3 साल सीख के एमएस डिग्री करने के बाद फिर पेशेंट्स पे प्रैक्टिकल नॉलेज करने के बाद अगर करता है तो इट इज़ जस्टिफाइड। समवन एल्स डूइंग इट, तो पहले के ज़माने में या अभी भी देर इज़ बोन सेटर या हार्डवेयर, तो आई डोंट लेवल दीज पीपल हु हैव गॉट दिस डिप्लोमा और सम कोर्सेज डन मोर देन दैट कायरोप्रैक्टिक। तो ये है कि कोई एक 6 महीने का 6 हफ्ते का कोर्स करके जॉइंट को मोबिलाइज करना है एंड यू आर डूइंग इट और आवाज़ निकाल रहे हैं एंड टेम्परेरीली पेशेंट को फील गुड फैक्टर दे रहे हो, ये लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज़ है, ये मैं उसको एडवोकेट नहीं करूँगा। अब कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी चीज़ है जो यूएस में बॉर्न हो गई है और हम लोग जैसे वेस्टर्नर्स को एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है हम लोगों का कि जो भी वो करते हैं वो सही है, हमारे यहाँ पर वो सही नहीं होता है, तो यू फॉलो देम ब्लाइंडली। अब इसके अगर हम उसको डिवाइड कर दे तो देर आर मल्टीपल डिसएडवांटेजेस या इट कैन बी डेंजरस। इसको
एक्यूटली भी मतलब ये रिड्यूस कर रहे हैं जॉइंट को वगैरह, स्पाइन को मोबिलाइज कर रहे हैं। उसके अंदर मसल्स के साथ साथ नर्व्स है, अगर लिगामेंट्स है, इसको इंजुरी हो सकता है, इसको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इसको टेयर हो सकता है या नर्व रप्चर हो सकती है। अब कोई 6 वीक्स 6 मंथ्स का प्रैक्टिस किया हुआ जिसको एनाटॉमी का साउंड नॉलेज नहीं है, वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन को फिजियोलॉजिकल में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कितना रिस्की है। हम लोग अगर वो करते हैं तो हम लोगों को उस चीज़ का नॉलेज है कि क्या कर रहे हैं। जब एक कंधा डिसलोकेट होता है तो उसको रीलोकेट करने के लिए किस टेक्निक से कैसे जाना है जिसमें मिनिमम जॉइंट रब ना हो और ब्रेकेज ना हो, मसल्स सही अलाइनमेंट में आ जाए, ये सब का नॉलेज होने के बाद में भी हम लोग अगर एक अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद में नहीं जमा तो हम लोग वी डू इट अंडर एनेस्थेशिया। These people are blindly doing these things. I may not say shoulder dislocation, but कोई भी मैनिपुलेशन वगैरह ये लोग कर रहे हैं तो वो जॉइंट को मतलब एक बोन को दूसरे बोन के ऊपर रब कर रहे हैं। अब ये बार बार होने लग गया या इवन वन टाइम भी हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वहाँ का जो कार्टिलेज अगर डैमेज हो गया है तो अल्टीमेटली यू आर पेविंग द पाथ फ्यूचर आर्थराइटिस के लिए। वो आर्थराइटिस हो जाएगा, वहाँ का जो गद्दी है, जो कुशनिंग है, डिस्क है, वो रब हो जाएगा या टेयर हो जाएगा, विच विल रिजल्ट इन नर्व ब्लॉकेजेस एंड द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिम रिड्यूसिंग। देन यू कम टू अ डॉक्टर एंड देन यू एक्सपेक्ट कि नहीं इनको मेडिसिन से या सिर्फ इससे ठीक कराया जाए, तो दैट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन वी नीड टू इन्वेस्टिगेट इट फर्दर, MRI वगैरह करके फिर देन देयर आर सर्जरीज टू दैट। सो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी है, शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी है, करना बहुत रिस्की है। एंड यू हैव फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने 5-6 साल काम किया हुआ रहता है, स्टडी की हुई रहती है, दे नो हाउ टू मोबिलाइज द मसल्स। वाई डू यू वांट टू गो टू अ पर्सन जिसने एक नाम लगाया हुआ है, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ही इज़ अ बोन सेटर। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही वीडियो वायरल हुआ था, ये बोन सेटर टाइप की जो एक छोटी सी खुशी मिलती है ना, आवाज आया। हमारे सलून वाले भी हमारे गर्दन तोड़ते हैं या उसमें से आवाज निकालते हैं। एक वीडियो बनाया गया था जो फेक था। क्या ये सच है कि अगर गर्दन को सही तरीके से नहीं किया गया तो ये आपको पैरालाइज कर सकता है? ये बहुत ही सही है और शायद से अभी सलून वालों को उसका अवेयरनेस हो गया है और अभी उन्होंने वो एक हेड मसाज के बाद में टेक्निक शायद कम कर दिए या बंद कर दिया। आई एम नॉट फुल्ली अवेयर, बट सुना है कि काफ़ी कम कर दिया है। यस, क्योंकि जो तुम्हारा एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है वहाँ पे या सर्वाइकल वर्टिब्रा में कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है व्हेन यू क्लिक इट, एंड बीइंग अ डेलिकेट बोन, इफ इट गोज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ completely paralyzing you or even can cause death. It is like yes, so like जिसको फांसी की शिक्षा होती है तो वहाँ पे जो बोन, तो वही लेवल के बोन्स ऊपर नीचे वही आप ट्विस्ट करते हैं एंड देन द बोन का जो स्पाइक है वो जाके आपके कॉर्ड को हिट करता है। एंड नेक के लेवल का जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन का शेष भाग है, ज़्यादा जाड़ा रहता है, नीचे फिर वो छोटा छोटा होते जाता है, तो ज़्यादा नर्व, ज़्यादा एक्शन वहाँ पर है। मतलब आपके फेशियल फीचर्स, हाथ वगैरह, हार्ट, इस सब के ऊपर के सब, छोटा दिमाग और उसके नीचे वाले सब जो वहाँ पर। हमें ये बताइए कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि ये दवा लगा लो, ये दवा खा लो, ये प्लस ले लो, वो माइनस ले लो, वो करने के बाद आपके हड्डियों के दर्द निकल जाएंगे, आपकी आर्थराइटिस ठीक हो जाएगी, आप दौड़ने लगेंगे। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं या जो दवाओं का प्रचार होता है, ये दवाएं कितनी हद तक सही हैं और कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर ये सही नहीं है? जो दवाइयों की आप बात कर रहे हो ये ज़्यादातर न्यूट्रास्यूटिकल्स में पड़ती है। न्यूट्रास्यूटिकल्स वाली जो चीज़ें हैं इसको ऐसे कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अभी तक बने हुए नहीं है। सो इसको कोई भी ओवर द काउंटर एंड एडवर्टाइज एंड कमर्शलाइजेशन में कर सकता है। अब हम लोग जो मसल रिलैक्सन दे रहे हैं उसका ऐसे पर से एडवर्टीजमेंट कोई नहीं करेगा। ये चीज़ों का ओनली ऑइंटमेंट्स पर से आप बोलते हो तो स्किन लीजन्स के अलावा एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बट इफ़ दे आर क्लेमिंग कि ये आर्थराइटिस वगैरह को आपके पूरा ठीक कर देंगे तो देन इट इज़ रॉन्ग।
क्योंकि आर्थराइटिस एक चीज़ है, इवन इफ़ यू कम टू ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके पेन को आपको वेज बता सकता है उसको निकालने के लिए, उसको कम रखने के लिए, मेडिसिन्स कम देके या टेपर करके बंद करके। लेकिन जो आर्थराइटिस चीज़ ऐसी है कि वो एक बार सेट इन हो गई, इट इज़ अ एजिंग प्रोसेस, इट कैन नॉट बी रिवर्स। आज की तारीख में इतना एडवांस मेडिकल साइंस नहीं हुआ है, हालांकि अभी काफ़ी एक्सपेरिमेंट चल रहा है स्टेम सेल्स और इसके ऊपर, बट इट विल टेक टाइम कि हम लोग रिवर्स कर सके चीज़ों को। तो ये जो चीज़ें हैं मार्केटिंग के लिए ठीक है कि आर्थराइटिस आपका चला जाएगा और आप दौड़ने लगोगे वगैरह, बट पर से प्रैक्टिकल इसमें वो इतना सक्सेसफुल है नहीं। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका स्टेज ऑफ आर्थराइटिस क्या है। अगर आपको अर्ली स्टेज है, मतलब जस्ट शुरुआत हुई है कोई घिसन की वगैरह, तो ठीक है, these drugs which are marketed, they will have a definitely good role, and then you pass on the benefits to your colleagues कि नहीं इससे मुझे आराम हुआ, and then the chain follows. बट जिसको सीवियर आर्थराइटिस है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंड स्टेज आर्थराइटिस, इनको उसमें कुछ रिलीफ नहीं आने वाला है। इट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग, एंड उसमें भी नहीं रिलीफ मिलने वाला। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये सब अच्छी साइंसेस है। कुछ चीज़ों में उन्होंने एलोपैथी से अच्छा भी किया है, बट उन्होंने उतना मार्केटिंग नहीं हुआ है, एंड सेकेंडली इट टेक्स टाइम, ज़्यादा समय लेता है रिकवरी के लिए। आज की फास्ट दुनिया में वो उतना वर्क नहीं करता, इसके लिए ये थोड़े साइंसेस पीछे रह गए। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस ले लो, या कुछ अलग तरह के वात रहते हैं, सोरियासिस ले लो, सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी करके है। इन सब में अगर कोई जानकार अच्छा होम्योपैथ या एलोपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो उसको अच्छी तरह से पूरा केस स्टडी करके रेगुलर फॉलोअप्स करके अगर ट्रीट करता है, तो देन डेफिनेटली इट हैज़ एन एडवांटेज। एलोपैथी में देयर इज़ नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। जो भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, इट इज़ अराउंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो ड्रग्स है इधर उधर के। अभी एक आध ड्रग अभी चालू हुआ है, बट वो भी डाटा इतना सिग्निफिकेंट आना बाकी है कि इट डेफिनेटली वुड वर्क इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। सो दीज साइंसेस आर गुड इन अ वे इफ़ इट इज़ हैंडल्ड बाय अ प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन। आज की तारीख में जो क्रॉसपैथी चालू हुआ है कि आयुर्वेदिक वाला जो उसको क्विक रिजल्ट देने के लिए एलोपैथी भी यूज़ करेगा, मिक्स, यस, तो वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ डेंजरस। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है कि जब भी हम मोटे होते हैं या थकावट महसूस करते हैं, तो कोई ना कोई हमें कहता है तुम तो बहुत मोटे दिख रहे हो। इन बातों को लेकर के हम दूसरे दिन जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिम ज्वाइन करने से पहले किन्हें करना चाहिए और किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करिए। सो जिम करना बहुत अच्छी चीज़ है। जिम करने से पहले कुछ क्राइटेरियाज है कि आप अपना मेडिकल इलनेस, आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हो वो देखना ज़रूरी है। इफ़ यू आर लाइक ओवरवेट एंड यू आर हैविंग सम मेडिकल इलनेसेस, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें हैं, एस्थमा है, हेल्थ इश्यूज़ कोई भी है, तो पहले उनको एड्रेस करना चाहिए अपने डॉक्टर से। वो अगर नॉर्मल है तो उसके साथ साथ आपको बता देंगे वो कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। सो यू हैव टू फॉलो दोज गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली, वन थिंग। सेकेंडली, अगर आप बोन से रिलेटेड अगर पूछ रहे हो, तो अगर आपको फटीग और ये सब चीज़ें उसके साथ साथ आ रही है, तो आपको वो विटामिन डी, B12 के लेवल्स देखने ज़रूरी है, आपके ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करना ज़रूरी है, वो डेफिशिएंसीज पहले क्लियर करना ज़रूरी है। पेन्स कोई पर्टिकुलर जॉइंट्स वगैरह में है, तो आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट को आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन पहले रेफ़र करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट को आप दिखा के कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पहले करना चालू करिए, अदर दैन जस्ट जंपिंग इनटू द पूल कि मुझे एक्सरसाइज करना है और मुझे एक अक्षय कुमार जैसी बॉडी चाहिए या जॉन अब्राहम जैसी बॉडी चाहिए। इट डजंट वर्क दैट वे। एज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 40s के बाद में अगर आपको ये चीज़ें अगर करनी है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि फिर बॉडी का मसल मास, प्रोटीन कम होना चालू हो जाता है, मसल वेस्टिंग हो जाता है। कुछ चीज़ें आपके हार्ट पर लोड डाल सकती है, आपके बोन्स को और डिटियोरेट कर सकती है।
तो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर वो चीज़ आप पहले से कर रहे थे, लाइक सपोज देर इज़ समवन हु इज़ डूइंग सम योगा फॉर 15 years, ड्यू टू सम रीज़न ही स्टॉप्ड इट, बट अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, अच्छा लीन है, then he can continue that. But someone who's overweight and who suddenly decides कि नहीं अभी मैं वज्रासन में बैठूंगा, दूसरे दिन मेरे पास ही आएगा नी टूटा हुआ रहेगा, हिप टूटा हुआ है, लिगामेंट डैमेज है। तो ये सब एग्रेसिव चीज़ें करके यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी गिव्स सिग्नल्स रेगुलरली, फर्स्ट अंडरस्टैंड देम, देन अकॉर्डिंगली मीट द अप्रोप्रिएट पर्सन एंड देन टेक अ स्टेप वाइज अप्रोच. You can do everything, but not everybody is meant to do everything. Everything, yeah. So where not to do, one should understand. Where he can exceed, that one should understand. हमारे सर्जरी में भी यही है कि लाइक कहाँ सर्जरी नहीं करना है, जिसको वो समझ गया वो अच्छा सर्जन है. Oh. सर्जरी तो सब कर लेते हैं.